अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ सकूत बाय मरियम मुजफ्फर का 8th एपिसोड लेकर। और अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। HSK फार्मा के शुमाली हिस्से में चले आओ। चेयरवुमेन के दफ्तर को कभी कभार जीनत बख्शती हुई हाजरा दलील अपनी सरबराही कुर्सी पर पधार रही थी। कंपनी के इब्तदाई अरसे से लेकर आग वाले सानिया तक हाजरा के लिए उसका काम ही हयात थी। हयात में नागा या टाल मटोल उसको हरगिज तस्लीम न था, लेकिन मियाँ की वफात और बेटी की गुमशुदगी से उसकी जहनी हालत गिरते गिरते इस कदर बिगड़ गई थी कि जब तक हसल ने CEO का मकाम नहीं संभाला, कंपनी मुसलसल नुकसान में रही। आपको फार्मा के इस सेक्टर में काम करते तकरीबन 30 साल होने को हैं। इस लिहाज से डॉक्टर साहिबा आपका नाम मुल्क के रिसोर्सफुल असिस्ट और प्रिवेटाइज्ड कैपिटलिस्ट अफराद में शुमार होता है। सामने रखे लैपटॉप में देखते हाजरा फखरिया मुस्कुराई। और हो भी क्यों ना, रिवायत से लड़कर वो इस मकाम तक पहुंची थी। इसके अलावा बतौर फिलांथ्रोपिस्ट आपका इदारा हर साल लाखों लोगों को मुफ्त दवा फराहम करता है और तब की तालीम के लिए भी कुछ वजीफ़ा ज़रूरतमंद अफराद के नाम राइज होते हैं। खुद मुल्क की एलोपैथिक दवाइयों में HSK फार्मा का एक मरकजी किरदार है जो मुल्क व कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मगर डॉक्टर साहिबा, मेरा एक सवाल है। मध्यम रंगों के दफ्तर में बैठी औरत इस वक्त एक टॉक शो पर वीडियो के जरिए शरीक थी। सफ़ेद कुर्ता शलवार पर सलीके से कंधे पर दुपट्टा रखे उसके सुरमई बाल ब्लो ड्राई थे, जबकि हाथों का बर्स मेज तले छुपा था। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज भी हमारा मुल्क दवासाजी के मामले में बाकी तरक्की पजीर ममालिक से इस कदर पीछे है? खातून मेज़बान अपना नुक्ता नज़र रखते हुए खामोश हुई। वहाँ मौजूद वफाकी व ज़रा के दरमियान हाजरा समेत एक और फार्मा कंपनी का डायरेक्टर मौजूद था। स्क्रीन पर शाना बशाना दिखते साइंसदान में से सफ़ेद लिबास वाली अपनी निशित पर ज़रा पीछे होते हुए गोया हुई। आबादी से दूर बनाए गए कारखानों में रोज़मर्रा का कामकाज जारी था। बुलंद दीवारों के एक जानिब बहते हुए दरिया में कारखाने का गंध खारिज होकर बहता रहा, जबकि बुलंद दरवाजे पर HSK फार्मा का लोगो नस्ब था। आसमानी रंग का दरवाज़ा वाह वाह और धूल के गुबार उठाते भारी ट्रक कारखाने से निकले। आगे पीछे चलते उनमें कुछ आबादी के रास्ते निकल पड़े और बकिया से जुदा दो रंगीन ट्रक एक कदरे कच्चे और सुनसान कस्बे की जानिब चले। वजूहात कसीर है, कहीं पर आवाम एतबार नहीं करती और कहीं पर दवा आवाम तक नहीं जाती। अगर चली भी जाए तो तालीम इस कदर कम है कि वो फैक्ट्री की बनी दवा खाने पर हकीम की जड़ी बूटी वाला नुस्खे को तरजीह देंगे। ये अब आप सारी बात तालीमी निज़ाम पर डाल रही हैं। वफाकी वजीर तालीम को कांटा चुभा और वो नशिश से चिल्लाया, मैं मुनीज़ा फैयाज साहिबा से मुखातिब हूँ। औरतों की गुफ्तगू में हिस्सा लेने का इतना ही शौक है तो जाएं, जींस बदल कर आएं। बगैर लगी लिपटिक के बोलते वो वजीर को भड़का गई। बमुश्किल ही वजीर मेज़बान औरत के काबू में आया, जो कि खुद भी जानती थी शो की TRP अब आसमान से बातें करेगी। हॉस्पिटल, तरसियों, फार्मेसी, इन सबको अपनी अद्वियात अरसाल करते एक मुकम्मल निज़ाम रखा जाता। कितनी मिकदार किसके पास और कौन सी दवा किसके हिस्से। इन ट्रकों में भी इंतहाई हसास अद्वियात को कंट्रोल शुदा हालात में रखा गया था, सिवाय उन सजे हुए 2 ट्रक के। तो जैसा कि मैंने सारा मलबा तालीमी निज़ाम पर डाला है, अब मैं इस बहतान का कुछ हिस्सा हमारे हॉस्पिटल और फार्मा निज़ाम पर भी मुस्तलद करूंगी। मुस्कुराते हुए हाजरा ने आंखें झपकी। अरसा हुआ था वो मीडिया के सामने आना छोड़ चुकी थी, मगर जब भी आती थी 2-3 से मुँह मारी करके हटती। दवाई किसके लिए बनती है? मरीज के लिए। और जब मरीज के पास ना हॉस्पिटल नज़दीक है ना फार्मेसी इलाके में, तो वो दवा खरीदे भी तो कहाँ से? अब इसी से आगे हम बात करते हैं गुर्बत की। आप बिल्कुल बजा हैं डॉक्टर साहिबा, मगर मेरा सवाल आपसे है कि क्यों आज भी दवा बनाने वाले इदारे अफाका देने वाली दवा नहीं बनाते? क्यों अब भी बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए हमें गैर मुल्की ज़राए का इस्तेमाल करना पड़ता है? बुनियादी ज़रूरियातें सेहत में मौसर दवा का मिलना भी शामिल है, लेकिन अफसोस के साथ दवा के नाम पर पर्ची और डिब्बी ही थमाई जाती है। दरमियानी उम्र के एंकर ने अपना मौक़िफ़ दोबारा बयान किया। मैं इसी तरफ आने वाली थी मुनीज़ा, अगर आप वाकई जानना चाहती हैं तो ज़रा तहम्मुल रखें, ये सालों के किस्से यूँ झटपट नहीं होंगे। मुनीज़ा ने कड़वी सी सूरत बनाई थी। खस्ता हाल मुख्तसर सी कच्ची आबादी में दाखिल होते दुल्हन की मानिंद सजे ट्रक एक बंद इमारत के हदूद पार कर गए। इमारत के नक्शे में मालूम होता था कोई बंद पड़ा कारखाना है जिसमें इंसान शायद ही कभी भटकते होंगे। सवारी के रुकते ही अंदर से मुलाजमीन का झुंड बाहर आया। ज़रा से जल्दी आओ, दोनों ट्रक को खाली करो।
बात आप कर रही हैं मुअस्सर दवा बनाने की, तो इसके लिए हमारे मुल्क में सहूलियात नापैद है। ना तो हमारे पास इतने असासे हैं कि महंगे से महंगे ज़खायर खरीदें, ना इतने टैलेंटेड अफराद कि वो नई दवाई फ़ौरन तश्कील दें, और फिर ना ही ऐसा इक्विपमेंट कि हम कसीर तादाद में दवा बनाएं। उसी दौरान हाजरा की असिस्टेंट दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आई और कॉफ़ी के कप समेत कुछ फाइल्स रखकर हट गई। लेकिन पिछले 72 सालों से सामने आने वाले केसेस तो कुछ और कह रहे हैं। मुनीसा ने संजीदगी से नुक्ता उठाया। मुल्की तबी निज़ाम के बदहाली के पीछे सबसे बुनियादी वजह इदारों की बदनज़मी और 2 नंबरी सामने आई है। मुख्तलिफ इलाकों से काउंटरफेट दवाइयाँ बरामद हुई हैं जो ना तो सरकारी तौर पर रजिस्टर थी और न ही उनमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा दुरुस्त, बल्कि दुरुस्त तो क्या वो नुकसानदेह थे। मेज़ पर एक कोहनी रखते हुए कोट पैंट वाली मुनीसा आगे हुई थी। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ में तो जहरीला मवाद भी बरामद हुआ है। वज़रा और मुकाबिल कंपनी का ओहदेदान उनके मुबासे में सामा बने रहे। कॉफ़ी का घूंट भरते हाजरा ने अफसोस किया। उस वीराने में शोर मचा था और ट्रक में मौजूद नीले ड्रम बाहर निकाले गए। तेजी से हाथ चलाते तबल, डब्बे, क्रेट भी बरामद हुए थे। ड्राइवरों ने उतरते वहाँ हुक्म झाड़ते हुए शख्स से हाथ मिलाए थे। अभी तो कुछ दिन पहले रात को माल सप्लाई किया था, फिर ये दोबारा ट्रक क्यों बुलाया है, और वो भी दोपहर में? जेब में हाथ डालते निगरान ने पैसे निकाले। ऊपर से हुक्म है, तुम दहाड़ी लो और निकलते बनो। पैसे हाथ में लेते मर्द ने बुरी सी शक्ल बनाई। ये कम है बाओ। सुर्ख सफेद रंगत वाले निगरान की तेवरी चढ़ी थी। तुम्हारी कौन सी माँ बहन रो रही है? जितना दिया है ये भी नशा और लड़के में ही लगाना है। ड्राइवर का दिमाग गर्म हुआ था। तुम जैसे हाजी मैंने भी बड़े देखे हैं। बगैर नंबर प्लेट के ट्रक में जिस माँ की कब्र पर फूल चढ़वाने के लिए तुम मंगवाते हो ना, पुलिस में जबान खोल दी तो यही से उठा कर ले जाएंगे तुझे। क्या उन सब अद्वियात में आपको कहीं भी HSK फार्मा का नाम नजर आया? हमारा शुमार मुल्क के उन कुछ कंपनियों में होता है जो अमेरिका और बैन आला अक़वामी स्टैंडर्ड के मुताबिक दवा बनाते हैं। हमारी हर दवा DRAP से रजिस्टर है और एक्सपोर्ट होने वाली अद्वियात पर FDA का ठप्पा है। HSK फार्मा ऐसे गैर मुंजिम अदाकारों के बिल्कुल खिलाफ है। मेज पीटते उसने बात पर मोहर लगाई। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, लेकिन मेरा यही सवाल जनाब मोहनिस फरहत से भी है। मोहनिस साहब, आपके मुताबिक आखिर क्या वजह है कि सनतकार ऐसी मेडिसिन या ड्रग तश्कील करने पर मजबूर हो जाते हैं जो ना तो फ़ायदेमंद है और ना ही रजिस्टर्ड? और लाइफ बायोफार्मा के डॉक्टर ने गला खंगारा। गोल चश्मे और सियाह तिनकों को खींचकर सर पर सजाए हुए मोहनिस फरहत अपने ऑफिस में था। लालच, काहिली और कंजूस, ये वो 3 बहन भाई हैं जो अगर हाथ मिला लें तो फिर किसी इदारे की बर्बादी ही बर्बादी है। मुनीसा मुतासिर हुई। बिल आखिर उसे अपनी पसंद का जवाब सुनने को मिला था। धरम्पा एहतियात, सरावा चो, पक्की नाजुक शांदी। ड्रम को एहतियात से उठाओ, इसमें नाजुक चीजें हैं। झुंड दर झुंड अंदर आते हुए मर्दों ने निचली मंजिल में सामान लाकर रखा। फुर्ती से काम करते वो कच्ची पक्की तालीम वाले मुख्तलिफ अमरों के मर्द अब अंदर मौजूद सामान को बाहर निकालते गए। फैक्ट्री में मौजूद आले जंग आलू थे और उन्हें आलों से दूर करके जलती भट्टी का आला चमक रहा था। इससे निकलता हुआ धुआं शोले नतने जला रहा था। दवा बनाने वाले अपनी बचत देखते हैं और अपना प्रॉफिट। वो कम सरमाया लगाकर कसीर दवा बना सकते हैं अगर 2 नंबर केमिकल और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। दवा बनाने में एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स API इस्तेमाल होते हैं। कारामद API बनाने के लिए आपको लाइसेंस दरकार है और अगर आप ना बनवाएं तो अमौट करवाना पड़ता है। कॉफ़ी का घूंट दर घूंट उतारते हुए हाजरा खामोश रही। ये तमाम बातें वो भी जानती थी, मगर जब उसका दामन पाक है तो वो गंदे के बारे में क्यों सोचे। इस सब झंझट से बचते दवा बनाने वाले माफिया एक आम सी एंटीबायोटिक पर कोई भी ठप्पा लगाकर बेचने लगते हैं। खाली कैप्सूल दवा के डब्बे में डालकर देते हैं। और जैसा आपने तस्करा किया कि जानलेवा दवाई बनाने में भी उनका ईमान हरगिज नहीं जागता है। फलों के करेट खुले तो अखबार में लिपटी हुई दवाइयों के डब्बे बाहर निकले। बोसीदा से नीले ड्रमों के ढक्कन हटे तो ऊपर 2 सीमेंट की बोरियों के सिवा बकिया में तमाम दवाइयों की शीशियाँ थीं। ये वो तमाम एक्सपायर्ड दवाइयाँ थीं जिन्हें ज़ाया करने के लिए यहाँ लाया जाता था। इन तमाम बातों का अब डॉक्टर साहिबा की तमहीद से ताल्लुक है। तालीम नहीं होती तो लोग असल नकल में क्या फ़र्क करें। दवा का भला कहाँ ज़ायका होता है जो वो सही गलत परख लें। अलावा अजीना डॉक्टर होते हैं ना फार्मासिस्ट। इन अल्लाह वालों को हकीम
जो दवा एक कम पाउडर दे वो इस्तेमाल कर लेते हैं। वज़रा बोर्ड से इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के मुंतज़िर थे। तो आपका क्या ख्याल है, वो तमाम मुंह बोले फर्जी डॉक्टर भी इन माफिया के साथ मिलकर आवाम में झूठी दवा बांट रहे हैं? इस सवाल को जानने के लिए आपको किसी माहिर तबीब को बुलाना होगा, क्योंकि मैं महज अपने दवाई सेक्टर के मुतालिक जानता हूँ। मोनिस फरहत ने कंधे उचका दिए। दिन के आखिर में रहना तो सबसे सौदागर ही था। मेहंदी से रंगी दाढ़ी और माथे पर सजदे के निशान वाले हाजी ने सर पर पहनी टोपी दुरुस्त की थी। सब लड़कों को फुर्ती करने का बारोब हुक्म देता वो गैर मुतवक्का आवाज पर सटपटाया, माल आ गया हाजी। पहले की बजाय दूसरी मंजिल में मुकम्मल अंधेरा था जब किसी की भारी आवाज बुलंद हुई। प्लास्टिक के पर्दे हटे और बर्फ खाने से आवाज देने वाला भी बरामद हुआ। सब लड़के काम रोके हुए उस साई की सिमत मुतवज्जा हुए। जी छोटे मालिक। दीवार पर बुलंद हुआ साया अब के छोटा होता गया। डॉक्टर हाजरा, मेरा आपसे दूसरा और आखिरी सवाल है, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे और अगली गुफ्तगू की जानिब भी, जिसके खातिर मैंने इन मुअज़्ज़िज़ वज़रा को दावत दी है। इंतज़ार करवाना अब मज़ीद मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीरों ने होलिये दुरुस्त किए। खुश शक्ल सी एंकर उनसे मुखातिब थी। अच्छा दिखना फ़र्ज़ अव्वलीन था। एचएस के फार्मा मुल्क के कुछ काबिल भरोसा इदारों में से एक है जिनके पास तश्कील और तहकीक सिर्फ ड्रग ही नहीं बल्कि एपीआई की सहूलत भी मौजूद है। ऐसे में आपकी बनाई गई नई दवा रीजेनिक्स, जिसने हाल ही में अपने असरात से धूम मचाई है, क्या आपको नहीं लगता यूं उसे मुख्तलिफ तरीकों से जांचे बिना ही आवाम में देना खतरनाक था? हाजरा के माथे पर नासमझी के जाल आया। ये वो एक मिसाल है जो सबके सामने आई। खुदा जाने मार्केट में आप ही की और कितनी ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जो लोगों की मौत का बाज बनी थी, लेकिन कोई हकीकत जान न सका। हाजरा ने पारा बमुश्किल काबू रखा। वो अजल से ऐसी न थी, बस बुढ़ापे और जवानी की दिलगिरफ्तगी ने ऐसा चिड़चिड़ा बना डाला था। कितना जमा हुआ? लोहे की नाजुक सीढ़ियां उतरकर आते हुए शख्स की गंदमी शलवार कमीज मंजर में आई। हाथों पर चढ़े हुए दस्ताने उतारते उसने किनारे पर बनी हुई भट्टी में उछाले। आग एकदम भड़की और खून आलूद सबूत तबाह हो गए। यही कोई 50 किलो? फैले हुए सामान का मुआयना करते मर्द ने लब चबाए। कमीज के दामन पर खून की छींटे थे, जबकि ऊपरी 3 बटन घुटन के बाज खुले हुए थे। हमारी तमाम दवाइयाँ हुकूमती इदारों की जांच पड़ताल और अज़ाज़ात से ही मार्केट में राइज हुई हैं। हम पर इल्ज़ाम लगाना यानी हुकूमती इदारों पर इल्ज़ाम लगाना है। कोहनिया मेज पर रखते हुए वो अपने बर्स की परवाह न करते हुए आगे हुई थी। रीजेनिक्स भी इजाज़तनामे के बाद ही राइज हुई थी और इसके ऐप का एतराफ़ आप ही के सीईओ और साबका एमपीए हजल सामियान ने सबके सामने किया है। बाहर की तमाम आवाज़ें एकदम ही सुन हो गई। हाजरा को अपनी धड़कन समात में सुनाई दी थी। हसल ने एतराफ़ किया? कब? कहाँ? किससे? इतना ज़्यादा गैर इस्तेमाल शुदा माल? लाला तो मुझे मार देंगे। छोटे बालों में हाथ फेरते हुए जबड़े पर बने हुए गहरे जख्म से लापरवाह ज़ोएब जुल्करनैन बड़बड़ाया। रिश्ते हुए खून के अलावा उसकी बरहाना कलाइयों पर भी सुर्ख छींटे थे। हाजी ने गहरी निगाहें डाली मगर सवाल न किया। बर्फ खाने में क्या होता था वो बखूबी वाकिफ था। अगर आप चाहती हैं तो हम सबूत के तौर पर वो वीडियो भी चला देते हैं। उसकी सिया बढ़ती हुई रंगत वहाँ किसी से छुपी न रह सकी थी। इससे कबल एंकर उसकी लाइल्मी की धज्जियां उड़ाती हाजरा ने खुद को संभाला। हमारी दवा रीजेनिक्स अब तक बाकायदा तौर पर कहीं पे भी मौजूद नहीं, और अगर इसमें कोई ऐब है तो हमारी R&D टीम इसका हल निकालेगी। नया बैच बनेगा, नए ट्रायल होंगे और दोबारा इदारों को जांच पड़ताल के लिए भेजी जाएंगी कि क्या वो उनके असूल पर मुकम्मल उतरती है या नहीं। नाज़मा मुदबराना अंदाज में बोली, इसको ज़ाया करना है छोटे मालिक या फिर? निगरान ने बात अधूरी छोड़ी। बाकी मुलाजिम या तो उर्दू से नावाकिफ थे या फिर उन्हें बोलने की इजाज़त ना थी। तुम नाना के ज़माने से यहाँ हो, अब भी नहीं मालूम कि ऐसी सूरत हाल में क्या करते हैं? ज़ुएब उल्टा उस पर बरहम हुआ था। पकौल दुरुस्त करते हुए पठान निगरान ने सर हिलाया। चलो लड़कों, डब्बे निकालो और इनकी तारीखें बदलते जाओ। नाकारा डब्बे इस भट्टी में डाल दो और नए डब्बों में बंद करते दवाइयाँ अलग करते जाओ। वो अनपढ़ दिहाड़ीदार मजदूर कहाँ जानते थे कि अपनी मौत का गड्ढा खुद ही खोद रहे हैं। मगर मेरा सवाल धरा का धरा रह गया। वो तो आपको शकूक है तो कोर्ट में केस करें, बगैर सबूत वो भी आपके शक का पेट नहीं भरेगा। मुनीसा की बात काटते हुए अब वो कतईयत से बोली थी। भाड़ में जय सारी खुशिक लाखी। उसका रुतबा उसे इतनी इजाज़त देता था कि वह किसी भी सहाफ़ी से झगड़ पड़े। दिल ही दिल में खुद को हौसला दिया।
कुछ देर बाद सफेद दरवाजा वाह हुआ था और सुरमई सिया बालों वाली पुरवाकार खातून बाहर आई। एक तो शुमाली हिस्से में सिक्योरिटी सख्त थी, फिर दफ्तरान के इलाके में तो लोग भी इक्का दुक्का ही बाहर निकलते थे। चलते चलते वो राहदारी में बिल्कुल तन्हा बने हुए दफ्तर के नजदीक आई थी। नजर फेर कर शीशे के दरवाजे से जुड़े हुए तख्ती पर देखा। CEO हजल सामियान। शीशों से अंदर का मंजर ओझल था। एक दो बार की दस्तक के बाद जब कोई जवाब न आया तो उसने खोलकर जाने का इरादा बांधा। हजल सर ऑफिस में नहीं है मैम, उसकी सेक्रेटरी ने पीछे से आते हुए इतला दी थी। सफेद शलवार कमीज वाली औरत ने तफसील की चाह में जवाबन घूरा था। वो इन्वेस्टर्स के साथ राउंड टेबल के लिए गए हैं। हाजरा ने अचंभे से मुलाजिम को देखा। ये आखिर उसके कारोबार का एक मुलाजिम इस कदर मजबूत कब हुआ था कि हर फैसला आजादाना लेने लगा था। गहरी निगाहें CEO की तख्ती पर डालते हुए हाजरा पलट गई। तेज तेज कदम उठाते उसके तेज से फटते दिमाग में एक इम्कान ने जड़ पकड़ ली। क्या हजल मेरे जवाल में इजाफा है? अंदर काम जारी था। जलने की बू चार सू फैली हुई थी जब जोएब नैन उस बिखरी हुई टूटी हुई इमारत से बाहर निकला और कारखाने की पिछली तरफ बिछी हुई चारपाइयों के नजदीक रखे नारंगी कूलर की जानिब आया था। पानी का गिलास भरते उसने पहले हलक तर किया और फिर हाथ बाजू धोए। बस्ती में रहने वाले मुफलिस और कमजोर रिहायशी जोएब के वजूद से वाकिफ थे। जितना हजल इस माहौल से चिढ़ता था इतना ही जोएब यहाँ आरामदेह महसूस करता था। वो आता तो बस्ती का चक्कर जरूर लगाता, जैसे उनकी जबोहाली में कहीं भी उसका हाथ ना हो। छोटे मालिक। चारपाई पर बैठकर कफ नीचे करते हुए जोएब ने उसे बोलते हुए रहने का इशारा किया। वो जो ड्राइवर है। धूप के बाद जोएब ने एक आंख मीचते हुए सर उठाया। वही जिसका ट्रक हम इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है वो आगे जाकर खतरा बनेगा। तुम्हें हर दूसरे बंदे पर यही लगता है? गर्दन झटकते वो हंसा। मैं सामियान साहब के जमाने से इधर हूँ छोटे मालिक। बंदे बंदे की पहचान है कि कौन उगलेगा और कौन निकलेगा। पकौल वाले मर्द का लहजा संजीदा था। गंदमी शलवार कमीज वाले मर्द ने खेड़िया उतारी तो खून के धब्बे जमीन पर टपके थे। अगली दफा आए तो मुझसे मिलवा देना। मेरे बाएं हाथ में निकलने की गोली है और दाएं में उगलने की। जो हजम कर सका खिला देंगे। चारपाई पर नीम दराज होते हुए जोएब का लहजा बेफिक्री लिए हुए था। हाजी। जाता हुआ मर्द ठहरा। मेरी गैर मौजूदगी में सर्द खाने कौन जाता है? सर के नीचे बाजुओं का तकिया बनाते हुए जोएब आंखें मूंद गया। मेरे लड़कों को उस जगह का तो इल्म भी नहीं है छोटे मालिक। उसने कसदन लहजा मजबूत रखा। लड़कों को तो नहीं, लेकिन तुम्हें तो है। क्या बात करते हो साहब? भला मुझे क्या करना? ये तो तुम जानते होंगे। लकड़ी की चारपाई पर नीम दराज पांव झुलाए थे। अगर आपको लगता है मैं वहां जाता हूँ तो जाकर बड़े मालिक से शिकायत कर दें, नहीं तो पुलिस में जाकर मेरा नाम का पर्चा कटवा दें। उन्हें भी तो पता चले कि तुम खून की कैसी रंगोलियां बनाते हो। उसके उखड़े हुए अंदाज पर जोएब का मुतमईन वजूद साकित हुआ। अंदर जाता हुआ हाजी उसके अगले जुमले पर रुका। मैं शिकायत से पहले ही शिकार करूंगा हाजी, और ऐसी हालत में कोई मालिक कोई पर्चा तुम्हारे काम न आएगा। हाथ उठाते दफा होने का कहा। अगली मर्तबा मुझसे इस लहजे में बात की तो इसी भट्टी में झोंक दूंगा। जाओ महाराज, तुमसे कौन डरे? तुम तो खुद बड़े मालिक के गुलाम हो, उसके हुक्म पर काम करते हो। मैं तुम्हारे बाबा के जमाने से हूँ और तुम तो अभी कल के बच्चे हैं। वो मुंह बिगाड़ता हुआ वहां से चला गया, मगर जोएब काफी देर तक कोई रद्द अमल न दे सका। आखिर हर बात घूम फिर कर हजल पर क्यों आ जाती थी? आखिर ऐसा क्या था जो सब बंद आंखों से उसके पैरोकार थे और वो जो उसका हुक्म बजा लाता था महज पालतू समझा जाता था? क्या हसल का बगैर उसकी कोई पहचान ना थी? क्या हसल मेरे जवाल में इजाफा है? बरसों के इम्कान ने एक बार फिर से सर उठाया। हसल सामियान की गोलमेज कॉन्फ्रेंस अगर खुद से होनी थी तो फिर यह दुरुस्त जगह थी। ये एक जाती क्लिनिक का मंजर था जहां इस वक्त लॉबी में इक्का दुक्का अफराद के बजाय और कोई ना था। लॉबी से आगे राहदारी और फिर तंग से जीने उतर के तहखाने में आओ, जहां इस वक्त तबीब अंदर मौजूद था और उसके बाहर ही इंतजारगाह में हजल सामियान बैठा था। जामने कुर्ता शलवार में मौजूद शख्स की आंखें चश्मे के पीछे थी। चेहरा छुपाने की उसने कोई काविश नहीं की थी। भीड़ में मिलने वाली खुसूसी फोकियत का उसे एक अलग ही नशा था। जल्दी कहो, मेरा पेशेंट इंतजार कर रहा है। फोन की दूसरी जानिब से मरजान की मसरूफ आवाज आई। पसे पुश्त शायद वो प्याली में चम्मच चला रही थी। मैं भी तुम्हारा पेशेंट ही हूँ। तुम्हारा जहनी मर्ज ला इलाज है। मुलाहजा तो दिल का करना है। जहन की मरीज दिल के मामलात में जरा कच्ची थी। हजल की बात पर बेजवाब रह गई। दूसरी तरफ वो भी जानता था कि उसे चारों शाने चित कर चुका है।
मेरा वक्त कीमती है हाजल, ज़ाया करना है तो किसी और का करो। संभलते हुए बमुश्किल बोली, मुझे फेवर चाहिए। वो जल्दी से बोला, कुछ बैद ना था कि वो कॉल मुंह पर रख दें। प्रीजेनिक्स के नए बैच के लिए मुझे क्लिनिक ट्रायल करवाना है, लेकिन मसला ये है कि इस बार सिर्फ खसूसी लोग, दिल या खून के मसाइल वालों पर जांच पड़ताल करनी है। घर के बावर्ची खाने में खड़ी मरजान ने फ़ोन कान के और कंधे के बीच दबाया था। मुझे तुम्हारे हॉस्पिटल से भी मरीज चाहिए। बात इल्तिजाइया थी मगर अंदाज सादा था। तुम जानते हो ये सब काम मैं नहीं देखती, ये हॉस्पिटल के डायरेक्टर और मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का काम है। डॉक्टर साहिबा, हॉस्पिटल आपका है, हाजल ने याद दिलाया, जिसे चलाने के लिए मैंने मुलाजिम रखे हैं, और हर फार्मा कंपनी की तरह तुम्हें भी उन्हीं से मामला तय करने होंगे। पिछले दरवाजे से निकलते हुए उसके कदम ऊपरी सीढ़ियों की सिमत थे। अब मैं तुम्हारे अमले से मुलाकातें करूं? वो हंसा, तुम भी तो एचएस के फार्मा का अमला ही हो। हाजरा आंटी वहाँ की मालिक और तुम उनके मातहत के तौर पर काम करते मुलाजिम। वह असूल पसंद औरत बेध्यानी में एक कमजोर जगह वार कर गई थी। और तुम क्यों अमला से राब्ता करोगे? तुम्हारा क्लिनिकल ट्रायल मैनेजर कौन है? ये काम उसे करने दो, या फिर रुबैर जुजाज को। शायद तुम भूल रही हो कि ये एक कॉन्फिडेंशियल दवा है, इसमें मैं हर एरे गेरे पर एतबार नहीं कर सकता। वो संजीदगी से बोला, लेकिन मुझे तो ये याद है कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई गिद्ध नहीं, फिर खतरा कैसा? क्लिनिक के दरवाजे पर खड़े उसने मुस्कुराहट रोकी। मरजान जानती थी वह कामयाबी से हजल को जित कर चुकी है। मैंने दोस्त समझकर तुमसे बात की और तुमने दुश्मन बनकर मुझ पर तीर ही बरसा दिए। हजल के चिड़चिड़े अंदाज पर मरजान खफीफ सी हंसी। जहाँ हंसना होता है वहाँ सड़ी बैठी रहती हो, और जहाँ शर्मिंदा होना होता है वहाँ हंस देती हो। तुमने सही मेरी कमजोरी ढूंढी हुई है। बेबसी भरा हुआ सांस लिया। क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई औरत के माथे में बल पड़े थे। खामोशी से वो दूसरी जानिब घड़ी के टिक टिक सुनती रही। आज शाम फ्री हो तो डिनर साथ करें, मेरा मरीज इंतजार कर रहा है, खुदा हाफिज। घबराहट में वो जवाब देना भी भूल गई थी। झट से कॉल काटते उसने शीशे का दरवाजा पार किया। यहाँ खड़ी रहती तो कभी आगे न बढ़ पाती, और दूसरे के लिए खुद को रोकना उसकी तर्जी ना थी, ना है और ना होगी। सनात कार के जाने वापस चले आओ। तो अब हजल की तरक्की हो चुकी थी। इंतजार गाह के नरम सोफे के बजाय अब वो डॉक्टर के सामने रखे हुए स्टूल पर बैठा था। उड़ी जुल्फों वाला कमजोर सा तबीब उसकी रिपोर्ट देखने में मसरूफ था। क्लिनिक में जा बजा आंख से मुतालका तस्वीर और चार्ट नस्ब थे। मेज पर मौजूद कलम टटोलते हुए हजल की आंखों का असल रंग सिया चश्मों के पार था। परवेज मराज नामी आई स्पेशलिस्ट ने गहरा सांस भरते हुए उसकी फाइल मेज पर उछाली। ज़ईफ चेहरे पर अफसोस ही अफसोस था। तुम्हें मेरे पास अगर शौकिया ही आना है तो क्लिनिक क्यों आते हो? मेरे घर ही आ जाया करो। घर आने में वो चार नहीं है जो किसी पब्लिक प्लेस में मिलने का है। वहाँ वही 3-4 लोग हैं, और यहाँ हर बार नए चेहरे और नए अंदाज से सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट। इसके अलावा आपकी मशहूरी अलग। परवेज मराज ने तफक्कुर से सांस भरी और फिर कुर्सी उसकी जानी मोड़ी। तुमने अपनी नज़र का क्या हाल कर लिया है हजल? या तो ऐनक लगा लो या फिर ये लेंस पहनना छोड़ दो। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन तुम मेरे पास आए थे और मैंने तब भी कहा था कि इस कदर खुश्क हुए कॉर्निया के साथ हफ्ते तक लेंस मत पहना करो, मगर तुमने सुना कहा? तुम्हारी रिपोर्ट में आई इन्फेक्शन आया है, और वजह जानते हो? एक्सेसिव यूज ऑफ ऑप्टिकल लेंस एट हाई मियोपिया। तुम अपनी कंडीशन जानते हुए भी क्यों खुद पर जुल्म कर रहे हो? मेज पर कोहनी जमाते हुए हजल ने एक हाथ गाल तले रखा। इस आई इन्फेक्शन की संजीदगी को तुम मजाक समझ रहे हो। अगर शदीद हद इख्तियार कर गया तो तुम अपनी नज़र गवा दोगे। आखिर ऐनक पहनने में ऐसा मसला क्या है? इतने मोटे चश्मे का बोझ मेरी नाक नहीं सह सकती। चश्मे का बोझ तुम्हारी नाक पर है या तुम्हारी अना पर? वो अब तक कलमों की सतह पर उंगलियां फेरता रहा। तुम 34 साल के हो, ऐसी मामूली एहसास कमतरी तुम्हारे लिए अहम नहीं होनी चाहिए। ट्राई टू हील बॉय। उसके घुटने पर हाथ रखते हुए वो हमदर्दी से बोला। हसल ने सर झटका। मुझे मालूम नहीं था आप पार्ट टाइम जहनी अमराज भी दुरुस्त करते हैं। कमीज का दामन झाड़ते हुए वो उठ गया। अफसोस के साथ दोनों में ही सफर है। अपनी फाइल उठाते उसने अंदर रखे कागज पर सरसरी सी निगाह दौड़ाई। अब अगर कुदरती तौर पर तुम्हारी सर्जरी में रिस्क है तो मैं कैसे तुम्हारी कमजोर नजर को ठीक करूं? अपनी नाअहली जब ना छुपाई जाए तो लोग कुदरत पर ही सारा मलबा डाल देते हैं। चीजों में खुदा की मसलिहत होती है मिस्टर सामियान। परवेज मराज संजीदा हुआ। मैं मसलिहत को अपने हक में करना जानता हूँ। फाइल कोने में दबाते हुए हजल ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। हीरो का ब्रेसलेट कदरे चमका। लेंस का इस्तेमाल कम से कम शुरू करो हजल, वरना जो भी बची कुची आँख है उससे भी जाओगे। आपने तहखाने में अपना दफ्तर क्यों रखा है? घुटन होती है यहाँ आकर। आइंदा मैं आपके घर ही आऊँगा।
निकलते उसने नखावत भरा तजिया किया। पीछे बैठा शख्स भी जानता था वो दोबारा आएगा भी तो 6-7 माह बाद, जब आँख का मसला शदीद हो जाए। वो उसे साबका 20 सालों से जानता था। जब तक मसला सर पर ना आ पड़े, हजल सामियान इलाज की तदबीर नहीं अपनाता था। पानी का गिलास सफ़ेद मेज पर टकराया। हाजरा ने हल्का सा सर उठाकर मुकाबिल का दूर जाता हुआ हाथ देखा। ये डॉक्टर मजान का जाती क्लिनिक था, जहाँ एक जानिब दीवार गिर खानों से दोपहर की कड़कती हुई धूप झांक रही थी, जबकि हल्के क्रीम रंग के सजे हुए कमरे में पसे पुश्त कुरानी आयत टंगी थी। इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ। सिया 3 पीस कमीज शलवार में बालों के आधी पौनी बनाए मरजान शही ने एक निगाह आयत पर डाली और अगली अपने सामने बैठे मरीज पर। सफ़ेद लिबास और सुरमई बालों वाली औरत का चेहरा रोने के बाद नम और सुर्ख था। कांपते हाथों से गिलास उठाते हाजरा ने दोनों हाथों में लिया और एक मर्तबा फिर फुट फुट कर रो दी। मैं पागल नहीं हूँ। सब मुझे कहते हैं मैं वहमी हूँ, पागल हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच कहती हूँ कि मेरे घर में रहती लड़की मेरी बेटी नहीं है। रोने की ताब न लाते हुए मुकाबिल मौजूद कुर्सी पर बैठी हुई मरजान खामोशी से उसकी पिछली प्रिस्क्रिप्शन नजरसानी करने लगी। हाजरा जलील को डिल्यूजनल डिसऑर्डर था। आसान अल्फाज में कहो तो उसे ये बेबुनियाद वहम था कि अरसानदार उसकी बेटी नहीं, जबकि हर तरह का सबूत यही कहता था कि वो उसकी सगी औलाद है। यही एक वहम उसकी याददाश्त और रोज बरोज के वाकयात पर बुरी तरह असरअंदाज हो रहा था। जब तक हाजरा ने खुद को संभाल न लिया, तबीब गाह में खामोशी रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं पहले तो ऐसी गायब दिमाग और चिड़चिड़ी नहीं थी। आप लंबे अरसे से बीमार हैं मिस जलील। बीमार इंसान चिड़चिड़ा बन जाता है। मैं बीमार नहीं हूँ। रोज़े अव्वल से वो यही कह रही थी। मरजान ने दिल ही दिल में आंखें घुमाई थी, मगर पेशवराना तजर्बा रखते हुए उसका चेहरा खाली स्लेट रहा। ठीक है, आप अभी बीमार नहीं हैं, लेकिन ये दवाइयाँ आपको फिर भी खानी होंगी ताकि आप कभी बीमार ना हो। पहले दिन से मरजान यही समझा रही थी। तुमने जो मुझे दवा लिख कर दी है मैं वो सारी खाती हूँ, कभी नागा नहीं किया। फिर ऐसा क्यों है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों में इस कदर सुस्त हो गई हूँ। जहन की दवाइयाँ आपको बहाल नहीं करती, बस बिगड़ने से रोकती हैं। अगर आपको बेवजह की एंजाइटी, डर, खौफ महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है कि दवा असर कर रही है। उसके लिए नया नुस्खा लिखते हुए मरजान का अंदाज जज्बात से आ रही था। तो क्या मुझे ताउम्र ये दवाइयाँ खानी हैं? मरजान पर उम्मीद से मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाया। इससे कबल के हाजरा एक मर्तबा दोबारा रोती। मरजान ने गुफ्तगू का रुख बदला। आप इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? सवाल पर धूप की सिमत देखती हुई औरत चंद सानिया खामोश रही। फिर जब बोली तो उसकी आवाज में बरसों की कसक, ऐसे जैसे मैं हड्डियों के मीनार पर खड़ी हूँ और अगला ढांचा बनने की बारी मेरी है। ये भी कि जैसे मेरे हाथ में रेत है जो आहिस्ता आहिस्ता फिसल कर किसी और के हाथ में जा रहा है। मुझे बोलते बोलते ये एकदम ठहरी, फिर खौफजदा मरजान को देखा। मुझे लगता है हसल मुझे धोखा दे रहा है। उसके पुरइसरार रवैये पर भी मरजान के बर्फ तासुरात न पिघले। और आपको ऐसा किस वजह से लगा? गर्दन के लटके मांस पर मरजान उसको थूक निकलता हुआ देख रही थी। उसकी झिझक की वजह वो बखूबी जानती थी। तुम उसे बता दोगी? आखिर तुम उसकी दोस्त जो हो। अगर मैंने उसे बता दिया तो आप ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की बुनियाद में मुझ पर केस कर देना। हाजरा कुछ मुस्कुराई। खड़ी नाक में लौंग पहने मरजान के सांवले चेहरे पर तिकोन की मानिंद नन्हे तिल थे, एक थोड़ी की वस्त में और 2 आंखें तले। उसकी खूबसूरती पर कुदरती नजर कटी का। मुझे लगता है हसल मेरी जगह पर आना चाहता है। वो HSK फार्मा का मालिक बनना चाहता है और इसी वजह से वो दुनिया के सामने मुझे नाकारा और काहिल साबित करने की कोशिश में है। मरजान ने कुन अखियों से हाजरा की पुष्ट पर टंगी हुई घड़ी को देखी थी। 40 मिनट के सेशन के 15 मिनट बाकी थे। तो अब आप क्या करेंगी? हाजरा ने कमर दुरुस्त की और कंधे उठाए। मैं उसे मुलाजिम और मालिक का फ़र्क याद दिलाऊंगी। मेरे सवाल का वक्त अब तमाम होगा। जब तक मेरी दारा नहीं आ जाती तब तक मैं उसकी हक की निगहबान हूँ। ममता की आंखों में अज़्म था और बूढ़े चेहरे पर पेचीदगी। पुरानी दीवारें कच्ची होने के बावजूद भी जमीन में जड़ें जमाए हुए थे। मरजान ने हाजरा से ज़्यादा कोई औरत साबित कदम नहीं देखी थी। इतने साल के इलाज के बावजूद भी वो खुद को बीमार मानने से इनकारी थी। कुछ देर बाद वो हाजरा को नीचे गाड़ी तक छोड़कर ऊपर पहुंची। खाली क्लिनिक में सबसे पहले वो खिड़की के ऐन सामने रखी हुई मेज तक आई। मरीज की छोड़ी हुई निशिष्ट दुरुस्त की और पाँव से चिपका हुआ माइक उतारा। जगमग करते हुए नन्हे आलिया को देखते उसके सांवले चेहरे पर मुतमईन सी मुस्कुराहट थी।
मैंने तुम्हारे कहने पर पेशेंट को ज़रूरत से ज़्यादा ही हैवी डोज की एंजाइटी पिल दी थी, मगर अब उनका असर टल रहा है, तो मैं दवा हटा रही हूँ। पुरानी दीवारों की जड़ों में लिपटने के लिए तैयार हो जाओ हजल सामियान, तुम्हारे दम घुटने का वक्त आ चुका है। वॉइस रिकॉर्ड करते हुए उसने व्हाट्सएप चैट में भेजी और फिर दीवार में नस्ब किताब शेल्फ तक आई। कुछ किताबों को हटाते उसने शेल्फ की लकड़ी खड़ी की और अंदर तरतीब से सजे हुए माइक को उंगली से टटोला। वो खाना कोई 4 फीट चौड़ा और 2 इंच गहरा था। एच के हिस्से में माइक रखते डॉक्टर ने हर चीज तरतीब से दोबारा रखी। कोई दानिशमंद भी उस बुक शेल्फ में छुपी हुई खयानत पर मशकूक न होता। दूसरी तरफ अपनी जीप में बैठे हुए हसल ने एक हाथ से व्हाट्सएप मैसेज अपनी चैट में भेजा, खुद सुना, खड़े अंगूठे का निशान भेजा और जब नीली टिक वसूल हो गई तो अपना पैगाम खुद की तरफ से हटा दिया। जब अगली तरफ से तस्दीक हो गई तो मरजान ने अपने भेजा हुआ पैगाम हदफ कर दिया। इब्लिस के काबीना के आला एहलकार भी एक दूसरे से अदम एतमाद का शिकार थे। कब्रिस्तान की ऊंची नीची कब्रों पर तुलू होते हुए सूरज की रोशनी पलटकर चारों तरफ फैली हुई थी। एक तरफ कई मर्द जनाजा पढ़कर लौट रहे थे, जबकि उनसे फासले पर बनी एक कच्ची कब्र के नजदीक लड़की चादर से चेहरा ढके एक वजूद बैठा था। आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर आंसू पर लगा हुआ बंध उन्हें बहने नहीं दे रहा था। नजदीक ही दरख्त की छाव में खड़ा हुआ महिल गाहे बगाहे जन्नत भी की कब्र के नजदीक बैठी हुई अपनी बीवी को भी देख लेता। मेहंदी लगे सफेद मोमी हाथों से वो कब्र पर फैले हुए फूल की पत्तियां टटोल रही थी। महिल ने चेहरा फेरते आंखें मीच ली। 8 माह कबल वो भी एक कब्रिस्तान में यूं ही मौजूद था, हालत ज्यादा अबतर और रोने की आवाज बुलंद। कुछ देर बाद वो दोनों अब गली में शाना बशाना चलते घर की जानिब रवा थे। आसमानी लिबास पर लंबी खाकी चादर में खुद को छुपाए हुए कल की दुल्हन और उसके दाएं तरफ भूरी शलवार कमीज तले बूट पहने हुए कल का दूल्हा। माहौल में छाई हुई गैर मामूली खामोशी को दूल्हे ने तोड़ा। इलाका कितना बदल गया है, पहले कहाँ यहाँ इतने घर होते थे, और वो स्कूल भी तो नया बना है। मीना ने जवाब न दिया, बस चेहरा सीध में रखते हुए चलती गई। महिल ने एक अपनी सी कोशिश दोबारा की। कल जनाजे में मुझे अंकल मकसूद मिले थे, याद है तुम्हें, जिनके भाई हमें ट्यूशन पढ़ाने आता था। बता रहे थे कि दुबई चला गया है, अब वहीं रहता है। मीना के खोए हुए तासुरात देखते हुए उसकी आवाज़ आहिस्ता होते होते ख़त्म हो गई थी। वो चाहता था मीना बोले और वो सुने, उसके सामने रोए तो वो दिलासा दे, दिल हल्का करे ताकि वो सिमट ले, मगर वो तो ऐसी बर्फ की सल बनी हुई थी जो ना तो पिघल रही थी और न ही डगमगा रही थी। सूरज की जाती छाया उनकी पुष्ट से टकराकर वसी खाली गली में फैल रही थी। खामोश गली में महज उनके हमकदम उठती चाप की आवाज़ थी। तुमने जाते वक्त भाभी से क्यों पूछा था कि मुझे साथ लेकर जा रहे हो? महिल मस्जिद से वापस आया था जब मीना ने रास्ते में ही उससे कब्रिस्तान जाने के लिए धर लिया था। सर उठाकर उसे देखती लड़की के सवाल पर महिल की भवें सिकुड़ी। मैंने पूछा नहीं था, बताया था, और बताया भी इसलिए था ताकि तुम्हारी गैर मौजूदगी से वो परेशान ना हो। वो एक पल को रुका। तुम्हारी कोई बहस हुई है क्या दी से? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कम से कम मेरे साथ कहीं जाने के लिए तुम्हें किसी को आगाह करने की जरूरत नहीं। घर ऐसे नहीं चलते मीना। वो उसके मंतक पर हंस दिया। और सारा दी की तरफ से बेफिक्र हो जाओ, वो अपने काम से इतना काम रखती हैं कि उन्हें यह तक नहीं पता चलता कि साथ बैठा हुआ बंदा जिंदा भी है या मर गया। मंजिल आ गई तो महिल ने दरवाजे को चाबी लगाते हुए खोला और आगा को अंदर बढ़ने का इशारा किया। सब स्पेल वाले घर में टीवी से आती हुई ड्रामे की आवाज सहन तक फैली थी। चंद पल गैलरी में खड़े होकर वो उसी राह को देखता गया जहाँ से मीना अंदर गई थी। वो मजीद बात करना चाहता था, मगर खैर, सर झटकते हुए हटते वो बैठक में आ गया था। अगर महिल जुजाज को मालूम हो जाए कि उसका जवाल एक दिन कबल ही शुरू हो चुका है तो वो अपना सर मुसल्ले से ही न उठा पाए। उसने वाकई तुमसे ये सब कहा या तुम खुद से बना रही हो? यह मंजर पहाड़ों के दामन में वाक़े स्पोर्ट्स क्लब के टेनिस कोर्ट का था, जहां मशीन से निकलती गेंद की शॉट लगाते हुए ज़ोएब ने पलट कर पूछा था। लैंप पोस्ट की रोशनी उसके सरापे का साया पीछे बैठी अरजानदार पर फैलाई हुई थी, जिसने नागवारी से आंखें घुमाई थी मगर नजरें फोन से न हटाई। मेरी माँ को वहमाते हैं, मुझे नहीं। अपने पूरे होशो हवास में जुनैद ने कहा है वो खुद सबको संभाल लेगा। उसके हलक में लटका हुआ मंगनी का तोक जब से आज़ाद हुआ था। अरजान ऊपर और जमीन नीचे थी। काम से फारिग होते हुए ज़ुएब सीधा हजल के कॉटेज गया। उसके फरिश्तों को भी इल्म न था आगे अरजान उस पर नाजिल हो जाएगी। तुम और महल से ही निकलते अपना फ़ोन समंदर के पार फेंक देते हो। मैंने सोचा खुद ही आकर तुमसे 1 to 1 बात कर लूं।
अपनी तमाम तर थकन के बावजूद वो मगरिब से उसके साथ लोर लोर फिर रहा था। अभी कुछ देर ही कबल वो यहाँ टेनिस खेलने आए थे, जिसमें अरजान 2 शॉट लगाकर सुस्ताने बैठ गई थी, और अब ज़ुएब ही कब से पैसे बहाल कर रहा था। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ कि तुमको क्या बताऊं। आखिरकार मेरी इस रिश्ते से जान छूट गई। सिया दुपट्टे में खुद को अच्छे से छुपाए हुए वो चहकी, ये गया है तो कोई और आ जाएगा। बीबी जान तुम्हें इस साल डोली में बिठा कर ही रहेंगी। गदली नीली बटन शर्ट पहने ज़ुएब ने उसकी खुशी फीकी करी थी। तुम मेरी छोड़ो और अपनी सोचो, जरलिश को मेरी टेम्परेरी भाभी से परमानेंट भाभी कब बनाना है। ज़ुएब का हाथ छूटा और गेंद उसके कंधे से टकराई थी। कासा दिल में उस नाम की पुकार पर उसका रवा रवा सुस्त हुआ था। न चाहते हुए भी कुछ दिन कबल का वह मंजर याद आया जिसे वो माजी में रोजे हशर ठहरा चुका था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी मेरी शख्सियत में बहुत तजाद है। तुम रिवायत से बंधे बैठे हो और मुझे रिवायत तोड़कर जीने की आदत है। हफ्ता कबल उसे बुलाते जर्लिस ने जो बम फोड़ा था, उसके लिए वो ज़हनी तौर पर कुछ हद तक तैयार था। हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं, मगर मुझे कभी शादी नहीं करनी। उम्मीद है कि तुम समझोगे। इससे कबल वो रेस्टोरेंट की रोशनियों में कुछ समझता, वो औरत हर सू अंधेरा करके बाहर चली गई थी। छोड़ दिया उसने, संजीदगी से कहते अगला निशाना शिद्दत से मारा। जरलिश ने तुम्हें छोड़ दिया? मैं इख्तियार मोबाइल से सर निकाला। हाँ। ज़ुएब उसी कुव्वत से गेंद पर गेंद उछालता गया। अंदर का इंतजार यूं आसानी से ना उतरेगा। लेकिन क्यों, कैसे, कब? तुम लोग तो 4 साल से साथ हो। अगले साल तो तुम दोनों का शादी का इरादा था, फिर ऐसे कैसे उसने छोड़ दिया? ज़ुएब ने जवाब न दिया। सब्ज गेंद से भरी हुई जमीन पर आगे आते हुए उसने मशीन बंद की। वो छोड़ गई तो मतलब छोड़ गई। अब क्यों, कब, कैसे मायने नहीं रखता। करीब आते खालाजाद को देखते हुए अरजान उससे ज्यादा ही गमगीन थी। रोशनी तले बैठे ज़ुएब ने पानी की बोतल उठाई। तासुब से देखती फरबा लड़की के गोद में धरे फोन पर एकदमी बीप हुई। गर्दन झुकाई तो वहाँ इंस्टाग्राम पर कोई नोटिफिकेशन थी। पैगाम को दबाते हुए रसाई तक पहुँचते अरजान का खून खोल उठा था। जबड़ा बीजते उसने पानी पीते हुए ज़ुएब के आगे स्क्रीन की। क्या ये वजह है? ज़ुएब की हरकत थम गई। स्क्रीन पर जर्लिश की इंस्टाग्राम स्टोरी खुली हुई थी, जहाँ वो किसी महंगे से रेस्टोरेंट में डिनर करती हुई मौजूद थी। असियत की जड़ वो खाना नहीं था, धसका तो साथ बैठे हुए नए चेहरे को देखकर लगा था। हफ्ता भी नहीं हुआ था और वो आगे बढ़ गई। डिनर विद डियरेस्ट। एक दूसरे को देखकर हंसते जर्लिश ने स्टोरी में उस मर्द का बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया था। इस सतर को दोहराते हुए ज़ुएब पर अगर बोतल से पानी ना गिरता तो फिर कभी मुआम ना होता। अपने खाली दामन पर अफसोस करता या अपने भूलपन पर। अरे ये तो वही डायरेक्टर है जिस पर अभी कुछ माह कबल ही इसकी अपनी बीवी ने केस किया था। ये बुढ़ा तो आजकल कंगाल है। जर्लिश को इसमें क्या दिख गया? स्क्रीन को देखकर अरजान सर पर हाथ मारकर हंसी थी। ज़ुएब चुपचाप गोद में धरे हुए हाथ को देखे गया। तुम देखो अब मैं करती क्या हूँ, बल्कि मुझे छोड़ो, इनकी धचिया तो आवाम उधेड़ेगी। सब जानते थे कि मॉडल जर्लिश मंसूर हजल सामियान के खालाजाद के साथ मुलविस हैं। अब देखना इस 4 बालों वाले बुढ़े इस सांस लेती वाली प्लास्टिक की साख कैसे तबाह होती है। अपनी बात का मजा लेते हुए उसकी नजरें ज़ुएब पर पड़ी। जज्बात में बहते हुए वो भाई की बदहाली को यकसर भूल गई थी। उसके आगे 2 जानू होते हुए उसने ज़ुएब की कोहनी थामी। तुम ठीक हो? स्ट्रीट लैंप के नीचे वो खामोश था। वो तुम्हारी पहली मोहब्बत थी, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली पहली औरत। ज़ुएब ने आंखें मिलाई। चेहरे पर आने वाली नफरत की झलक एक लम्हे की थी। अगर वो जर्लिश मंसूर की असलियत जान जाता तो उसके चले जाने को बेवफाई नहीं, जान खुलासी समझता। उसने तुम्हें उस मर्द के लिए छोड़ा है तो वो उस मर्द को भी किसी और के लिए छोड़ देगी। जब 2 लोगों का रिश्ता टूट जाए तो उसमें गलती तीसरे की नहीं, रिश्ते की कमजोरी की होती है दारा। या तो गलतफहमियां डोर काट देती हैं या फिर नियत का खोट ताल्लुक खा जाता है। सीधा होते हुए बुर्दबारी से बोला था। अंदाज में थकान और चाल में शिकस्त थी। अरजान ने तासुब से उसका वीरान चेहरा देखा। खड़े होते उसने स्याह चादर वाली को उठने में मदद की। बीबी जान सही कहती हैं, हराम करने वाला कभी हलाल की सेहत नहीं देता। दिल ही दिल में ज़ुएब से इक्तफा करते हुए वो खामोश रही। सारा मौर महल ही ज़ुएब की आराना से वाकिफ था और इस माशूकी पर सबसे ज़्यादा इख्तलाफ खरसंदा को ही था। एक लंबा अरसा हो गया कि वो ज़ुएब से इसी बात पर नाराज थी कि वो रिवायत छोड़ता हुआ उन बागियाना राहों पर निकल पड़ा जिस पर कभी उसकी सौतेली खालाएं चली थी। वो उससे शादी करना चाहता है बीबी जान। अरजान बहस कर दी। तो करता क्यों नहीं? खरसंदा सवाल कर दी। अभी लड़की तैयार नहीं। नाजायज के लिए तैयार है, जायज के लिए नहीं।
खरसंदा के औरत को लेकर निहायत कदामत और रज़ात पसंद ख्यालात थे। अरजान उन तमाम बातों को नानी की सोच का बात समझती, एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। उसे क्या मालूम था कि बुजुर्गों की कुछ बातें सिर्फ तंग नजरी नहीं बल्कि तजुर्बा की बुनियाद पर होती हैं। हल्की फुल्की गुफ्तगू करते वो दोनों क्लब की इमारत से बाहर निकले। गाड़ी की चाबी निकालता ज़ोएब टिटका और रुकी तो अरजान भी थी। दो गाड़ियों की कतार में उन्हें एक मानुस सवारी और आशना शख्स खड़ा मिला था। मुझे देखकर जम क्यों गए? मैं कौन सा दोनों को गिरफ्तार करने आया हूँ? बॉडीगार्ड्स के दरमियान खड़े हजर ने भवें उचकाई। लाला! जोशीले अंदाज में आगे आते हुए वो हजर के बाजू से लिपट गई थी। जामनी सलवार कमीज वाले हजर ने बहन को खुद से लगाते हुए उसका कंधा थपका था। भूरे जिस्म पर रोशनियां मुनक्स थीं। मार्को ने बताया तुम कॉटेज आई थी, चलो डिनर साथ करते हैं। फासले पर खामोश खड़ा हुआ ज़ोएब आगे न आया। हजर को देखते जहन माजी में गया। जाओ मरा, तुमसे कौन डरे? तुम तो खुद बड़े मालिक के गुलाम हो, उसके हुक्म पर हर काम करते हो। तुम्हारे बाबा के जमाने से हूँ और तुम तो अभी कल के बच्चे हो। हमेशा की तरह हसल के आगे अपना आप छोटा लगा। मुझे लगा जब आपने हमारी लोकेशन पूछी तो मजाक कर रहे हैं, मगर आप तो वाकई आ गए। हसल ने हैरत से गर्दन दाएं बाएं की। मैं मसरूफ हूँ, मरा नहीं हूँ, बहन के लिए वक्त निकाल सकता हूँ। उसके जले बुने तजिए पर लड़की कुछ न बोली। इतने दिनों बाद उसने मनपसंद भाई को देखा था। उस वक्त तो हसल को 7 खून भी माफ थे। तुम्हारा मराकबा खत्म हो गया हो तो अस्सलाम वालेकुम। दूर खड़ा हुआ ज़ोएब बेइख्तियारी सटपटाया। अरजान को अपने घेरे में लेते हुए हसल आगे बढ़ा। तुम दोनों छुट्टी करो। दोनों गार्ड ने एक दूसरे को देखा। लेकिन सर, आपकी हिफाजत कौन करेगा? हसल ने रुख फेरा। नीली शर्ट वाले के कदम बीच हवा में ही ठहरे। ऊपर वाले के बाद मेरा छोटा भाई। फखर से ज़ोएब के लिए बाजू खोलते हुए उसके चेहरे पर आलो ही सी चमक थी। कुछ देर पहले का रोगी गम सब हवा हुआ। भाड़ में जाए दुनिया और उसके असूल। जब हसल उसके साथ था, खुद से एक साल बड़े कजन के हिसार में आते हुए ज़ोएब जुल्करनैन शर्मगीन सा मुस्कुराया। एक इसी तारीफ और इसी शख्स के बड़े हाथ के लिए तो वो सांस लेता था। कुछ देर बाद लकड़ी के फर्श और शीशे की दरो दीवार वाले इस रूफटॉप रेस्टोरेंट में बैठे वो तीनों न जाने कितने अरसे बाद अकेले थे। अमूमन अरजान को इतनी रात तक बाहर रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन यहाँ उसके भाई साथ थे। कोई हाथ बढ़ाता तो तोड़ने वाले साथ थे, कोई नजर उठाता तो निकालने वाले 2 थे। काफी लोग पलट पलट कर हमारे टेबल पर देख रहे हैं। अरजान के कहने की देर थी, ज़ोएब की गैरत जागी। किसकी लाश गिरानी है? नैपकिन से चेहरा थपथपाते वो गर्दन गिराते हंसी। वो जो 4 लड़कियां बैठी हैं। हसल ने फासले पर लगी हुई मेज पर इशारा किया। लड़कियां क्यों हमारी बहन को छेड़ रही हैं? ज़ोएब को घिन आई। बहन को नहीं, वो तुम्हारे भाई को छेड़ रही हैं। अरजान की तस्वीर पर ज़ोएब ने हैरान होते हसल को देखा। लोग मेरी वजह से नहीं, लाला की वजह से हमें देख रहे हैं। अब मैं बहन के साथ भाई को भी बचाऊं? लंबी कामत वाला मर्द मुंह बनाकर बोला था। हसल मुतमईन सा चावल चुनता रहा। वो लड़कियां उसकी जानिब ना भी देखती तो हसल की नजरें उनमें से एक पर ठहर चुकी थीं। 4 के गिरोह में वो बेटी अलग से दिल पर लग रही थी। वैसे लाला, मैं एक बात सोच रही थी। नेवाला चबाते वो खला में देखते हुए सोचने लगी। इतना बड़ा हमारा घर है, आप उसे छोड़कर डरबे से कॉटेज में क्यों रहते हैं, और वो भी अकेले? आपका दम नहीं घुटता? दम क्यों घुटेगा जब मैं उस डरबे में अकेला रहता हूँ? कुन अखियों से वो उस अजनबी बातूनी लड़की को देख सकता था। मौर महल में रहने पर क्या मसला है? वो हकीकतन पुरतजस्सुस थी। 7 साल कबल जब वो घर से गया था, तब से तजस्सुस तो ज़ोएब को भी था। मेरे रोज के 100 काम होते हैं दादाजी, अब मैं इतनी दूर तो आने से रहा। इतनी दूर रहते हुए भी मेरी माँ ने एक एम्पायर खड़ी कर ली, जिसमें आप और ये बतौर मुलाजिम हैं। हसल के चेहरे की सारी रौनक वहशत में बदल गई थी। ये मुलाजमत का ताना उसे आज दूसरी मर्तबा मिला था। हसल के मुकाबले में ज़ोएब आराम रहा। खाने के आखिरी लुकमा बनाते जामनी शलवार कमीज वाला शख्स कुर्सी पर पीछे हुआ। वो मेरा घर नहीं, उसके खालाजाद मुस्ताजुब हुए। वो हमारी नानी का घर है, और नानी का घर इंसान सिर्फ छुट्टियां गुजारने को तो ही सजाता है, मुस्तकिल वहाँ किसी का ठिकाना नहीं। अरजान कुछ देर उसे उन्हें अस्तजाबी नजरों से देखती रही थी। गर्दन फेर कर ज़ोएब को देखा तो वो भी उस जितना ही शशदर था। आज खुद ही उसकी हंसी छुटी। ये आपने किस किताब से पढ़ लिया? अपनी जिंदगी के किताब से। पलटते उसने बेरे को बिल्लाने का इशारा किया। तो फिर आप अपने दादा के घर जाकर क्यों नहीं रहते? वहाँ तो इंसान मुस्तकिल तौर पर रहता है। मजाक मजाक में अरजान के बात पर खाने के लुकमे लेता हुआ ज़ोएब परेशान हुआ।
जख्मी दिलों की परवाह करना उसका पैदाइशी मसला था और इस लम्हा ज़ोएब को अपना भाई जख्मी लगा। एक सहमी हुई निगाह सर झुकाकर आसूदगी से मुस्कुराते हुए भाई पर डाली और फिर चहकती हुई बहन को पाँव मारते हुए माजरत करने का इशारा करा। बराबर। लेकिन वहां से निकाल देने के बाद इंसान कहीं का नहीं रहता। नानी की तरफ से भी ना निकाला जाऊं, इसीलिए अकेला रहता हूँ। जैसे तुम्हें भी तो वो अभी सर से उतार रही हैं। किसी फायदे की होती तो मेरी तरह सर आंखों पर बिठाई जाती। पलट कर डसे जाने के लिए अरजान दिलदारा तैयार ना थी। रुमाल से अपने लब थपथपाते वो उन दोनों की शाकी निगाहों से अनजान नहीं था। उन दोनों के अलावा वो उस लड़की की तौसीफी नजरें भी बखूबी परख सकता था, मगर अब तो ना उसे अपने खाला जात से गर्ज थी, ना उस अनजान हसीना से। हजल सामियान का दिमाग खन्नास के ताने बाने बुनने में मसरूफ था। अब उन तानों में उलझते किसका नुकसान होता और किसे मौत आती, ये तो हम वक्त ही बताएगा। ऐसी मिसाली जिंदगी किसी खल्क ने न पाई होगी जिस तर्ज की महल जुजाज की थी। ना माश रास आया, ना मोहब्बत, और अब ना ही सुहाग, क्योंकि जिस तरह उसकी रुखसती हो रही थी यूं लगा बारात नहीं जनाजा जा रहा है। अगर कोई सामान पूरा नहीं आ रहा तो हमारे साथ रखवा दो। बड़ी गाड़ी इसलिए तो नहीं करवाई थी कि तुम लोग तंग होकर जाओ। महिल और उसके दोस्तों से मुखादिम नौशीन आइवरी में से बोली। घर का सामान बांधा जा चुका था, बाकियों का तो सामान ज्यादा ना था, मगर आगा के अकेले 3 बैग थे। अब सारा मसला उस सामान का था जो खुले डिक्की के आगे खड़े उन मर्दों से हल नहीं हो रहा था। आप लोग कहाँ से ये संभाल लेंगे खाला? महिल एहसान मंद हुआ, जबकि दर हकीकत वो अब मजीद किसी मेहमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम इन्हें उतार कर तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। सामान दिया और फिर वापस, समद ने कहते हुए एक भारी अटैची उठा भी लिया। नाना करते हुए भी उनकी अपनी बहस जारी थी। जब सर उठाकर अपने घर को टटोलते हुए आगा मीना का चेहरा सपाट था। आज उसकी रुखसती थी और दुआ देने के लिए कोई ना था, पीछे आने के लिए कोई ना रहा था, और अब मई का नामी घर मकान में बदल चुका था। किचन को ताला लगा दिया था? घर से निकलती चादर पहनती सारा ने बरेरा से पूछा। आपने मुझे कहा ही नहीं। सारा ने लब भींच लिए बरेरा सटपटाई। मैं अभी कराती हूँ। इससे कबल कोई और अपनी खिदमत देता वो आनन फानन अंदर भागी, जब इसी असना में सर का दुपट्टा भी सरका था। बावर्ची खाने के जालीदार दरवाजे की कुंडी से उलझती हुई वो एकदम बिदक कर उछली थी। किसी का हिद्दत भरा लम्स उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ। डर क्यों गई? अब्बास खैबर की हालत से लगता था वो 2 रात का सोया नहीं। उजड़े हुए बाल और बिखरा हुआ हुलिया लिए वो तसबसुब में आगे आया था। लंबे मगर दुबले पतले मर्द को देखते हुए बरीरा का सांस हलक में ठहराया। दूर रहो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तंबी नजरें लिए उसने खुद को हाथों से छुपाया था। रोका किसने है? मचाओ शोर, बाकियों को भी तो मालूम हो तुम्हें मेरा साथ किस कदर खुश करता है। बरीरा की लरसती हुई कलाई को दबोचते हुए वो खबासत से हंसा। अगले ही पल किसी का हाथ आया और कान के खींचते अब्बास को पीछे किया। इससे कबल वो संभलता एक जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसकी आंखों की शब ख्वाबी उड़ा दी। हकारात भरी निगाहें लिए आगा सीने पर बाजू बांधे हुए थी। किचन की कुंडी जंग आलूद थी तो उसे बंद करना इतना आसान ना था। वो जानती थी बरीरा से नहीं होगा, मगर शायद खुदा ने उसे सिर्फ मददगार बनाकर नहीं भेजा था। ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। गाल से हाथ हटाते अब्बास ने वजाहत दी। मैं तो तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं रही। वो यूं बोली जैसे गलाजत का जिक्र हो। पलटकर पुरफिक्र निगाहों से बरीरा को देखा। चले, ये तुमने 2 हाथ करने हैं। इस आगा मेरी बात सुने। वो बेकरारी में आगे आया। तुम अगले हफ्ते तक ऊपर वाला पोर्शन खाली कर दो। मैं जून के आने वाले पहले हफ्ते का किराया खैरात करती हूँ। मेरा शौहर आकर तुमसे चाबी ले जाएगा। ना दी तो उसके भारी हाथ का अंदाजा तुम्हें पहले ही है। नंद का हाथ थामते हुए वो सहन में आई थी। अब्बास पीछे पीछे आया। और आइंदा से मुझे मिसेस महिल कह और समझकर मुखातिब करना। नखवत से कहते उसने सर तपाऊं अब्बास का सुलगता वजूद देखा और बाहर बढ़ गई। घर से बाहर भी उसका खानदान अपनी शोर बुलंद था। रुबैद कल का गया हुआ अब तक नहीं आया था। वजह वो सब जानते थे। चुनांचे सारा की सफ़ेद कलटसी उनकी आज की सवारी थी। हथेलियों में जमा होता हुआ पसीना छुपाते हुए बरीरा ने हाथ आपस में मिले। सवारी की अगली नशिस्त पर नजर पड़ी तो उसने कुन अखियों से मरकजी ताले से उलझती हुई मीना की पुष्ट देखी। करीब आते खिड़की के आगे झुकी। भाभी, आप कबाब में हड्डी क्यों बन रही हैं? पीछे आकर बैठे, आगे आगे बैठेगी। गाड़ी किसकी है? आंखों पर चश्मा चढ़ाते सारा ने उसकी बात को अहमियत ना दी। बरीरा लब भीज कर रह गई। कभी कभार उसके बड़े भाई की बीवी को बर्दाश्त करने पर 70 नेकियों का सवाब बरहक होना चाहिए। सवारियां एक दूसरे के पीछे निकलती अपने तमाम तर जड़ें उस मोहल्ले से काट गईं। बाएं आईने से देखते घर को
दूर जाता हुआ देखते बरीरा ने हलक में धंसते हुए आंसू का गोला निकला। अगर आज आगा मीना ना आती तो क्या होता? यह ख्याल उसके गोले को मजीद उभार रहा था। वो वजह क्या थी जिस पर रुबैद जुजाज वापस नहीं आया था? HSK फार्मा के मरकजी दफ्तर में आज रौनक और हलचल अरूज पर थी। मौसम आज अबर आलूद था और हल्की सी बारिश न जाने बैठे बिठाए कहाँ से आ बरसी थी। ऐसे में अपनी तमाम तरह मसरूफियात जारी रखें, उस इमारत के जनूबी हिस्से में चले आओ जहाँ की सती मंजिल का लॉबी खचाखच था। हर कोने में कैमरा और हर किनारे पर सहाफ़ी। एन दीवार पर HSK का लोगो था और उसके नीचे स्क्रीन पर सतर दर्ज थी, इनॉग्रेशन ऑफ रेजेनिक्स क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर ब्लड बैच 2025। दोनों इमारत के दरमियान मौजूद पुल पर भागते मिसबा का ताकुब करो। सियाह कोट और सुरमई टाई वाला वो लड़का दूसरी मंजिल पर भागता एक कमरे के सामने आन ठहरा। सांसें बहाल करते वो अंदर के मनाजिर से अनजान था, जहाँ मेकअप रूम में शीशों के सामने बैठे हुए हसल के एक तरफ बाल बनाने वाला लड़का खड़ा था, जबकि दूसरी जानिब खड़ी लड़की कफलिंग्स मुंतखब कर रही थी। हल्की गंदमी शलवार कमीज पहने उसका गहरा हरा कोट पीछे टंगा हुआ था। आंखों पर आज गहरे सियाह कॉन्टेक्ट्स थे। प्राण जाए मगर प्यार ना जाए। इससे कबल सियासतदान दूसरी कफलिंग्स भी पहनता मेकअप रूम का दरवाजा धार से खुला था और उसके नागवारी की परवाह किए बिना ही मिसबा एकदम ही बोला, माह गुलजार का बाप आया है। हसल की खफगी गैर दिलचस्पी में बदली, और वो अकेला नहीं, साथ फिरोज मदानी भी आया है। कफलिंग्स लगाता हुआ हाथ जामिद हुआ। सारी गैर दिलचस्पी हवा हुई और बे इख्तियार पलट कर खड़े होते हुए वो अतराफ मौजूद अफराद को भी डरा गया था। ये एक गैर इरादी अमल था, वरना जिस आदमी को अपने तासुरात पर मलका हासिल हो वो महज एक नाम सुनकर यूं हवास पाकता क्यों होता। लटकता कोट थामते हुए वो तेज तेज कदमों से मुस्बा के पीछे आया था। मंजिल में छिपे हुए सहाफी चील की मानिंद लपके उन्हें हटाते मुहाफिज हलकान होने लगे थे। सर, दस्ते शिफा फाउंडेशन के बानी फिरोज मदानी के अरेजेनिक्स के कॉन्फ्रेंस में आए हैं। आपके और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फिरोज मदानी के माबेन इखलाकियात क्या बहाल हो चुके हैं? सर, कुछ साल पहले फिरोज साहब ने मारूफ जहनी अमराज के डॉक्टर मरजान शहर का हॉस्पिटल सील करवाया था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इन सब पर लानत भेजते हसल के तेज कदम अब पुल के पार करते हुए दूसरे हिस्से में आ चुके थे। वहाँ के चाको चौबंद तहफुजात के पास वो तमाम बाहर ही कैद हो गए थे। सामने से आते अपना कार्ड दुरुस्त करते हुए रुबैद ने हसल को देखा तो बे इख्तियार झटका। सब कुछ ठीक? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करो, मैं आता हूँ, तेजी से कहते अपने कदम न रोके। रुबैद की दुनिया 306 हुई और भागता हुआ पीछे आया। मैं अकेले कैसे? तुम जानते हो ये सब मुझे नहीं आता। हसल मेरी। कदम मोड़ते हसल ने उसके कार्ड को दबोचते हुए गर्दन के गिर्द कसा। उसके सांस का राब्ता तंग हुआ। नीचे की जानिब झुकाए हसल ने अपने से कद में लंबे मर्द को आंखों में आंखें गाड़ी। तुम्हें मैंने गोद नहीं लिया जो उंगली पकड़ कर चलाऊं। अगर नहीं आता तो मेरे मेज पर अपना इस्तीफा छोड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जैसे मेरे इर्द गिर्द भीख मांगते हैं, जिनमें से एक को उठाकर मैंने बराबर खड़ा किया है। तने हुए जबलों के पास उसकी गर्दन की रगें नुमायां हुई। खुद को छुड़ाने के बजाय रुबैद हमनक बने दोस्त का चेहरा देख कर रह गया। तुम्हें क्या हुआ है? उसकी आवाज खाई से आई। अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर जो हमारा बाप आया है, अगर मजीद 5 मिनट भी अकेला रहा तो उसके बाद जरूर कुछ न कुछ होगा। रुबैद जुजाज को छोड़ते हसल ने अपना हुलिया दुरुस्त किया। खुद पर काबू पाते उसने दोबारा से कदम बढ़ाए। कोट झाड़ते हुए एक निगाह पलटकर रुबैद पर डाली। ये इशारा था कि अगर तुम अभी ना गए तो मैं तुम्हें कभी जाने के काबिल न छोड़ूंगा। सवारी की सीट से पुष्ट जोड़े बरिया की खोखली निगाहें टोल प्लाजा पर ठहरे हुए रश का जायजा ले रही थीं। जिंदगी के फैसलों पर नजरसानी करते हैंड फ्री में गाने बज रहे थे। उसके साथ मौजूद आगा मीना खिड़की से सर जोड़े खामोश थी, जबकि आगे बैठे अफराद का हाल भी कुछ ज्यादा मुख्तलिफ ना था। नाखून चबाते महिल अपनी बारी का मुंतजर था, जबकि मुतवाज़ी नशिस्त पर मौजूद सारा रेडियो के साथ उलझी हुई थी। आधे घंटे के सफर में किसी ने किसी को मुखातिब न किया। ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले। मुल्क के मारूफ फार्मा कंपनी HSK फार्मा, जिसने हाल ही में अपनी उम्र जवाल के ड्रग लॉन्च की थी, फिलहाल दोबारा से क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान कर चुकी है। दवा से होने वाली ज़ीली मौत के बाद कंपनी के CEO और साबका सूबाई असेंबली मेंबर हसल सामियान ने अपनी दवा रेजेनिक्स की खामी का एतराफ़ किया था। दवा में रह जाने वाली कमी के बाद उसकी जांच पड़ताल का एक और राउंड जारी है। रेडियो से निकलती हुई जनाना आवाज़ बंद गाड़ी में फैली थी। बरीरा जगह से आगे हुई थी और मीना ने गर्दन फेर कर झाँका। आज रुबैद की कॉन्फ्रेंस है।
अपनी अफरा तफरी में वो ये बात अक्सर ही भूल चुकी थी। सारा ने इतला देते ही गोद में धरा हुआ फोन उठाया और उस पर उंगलियां दौड़ाते हुए लाइव न्यूज खोली। सामने ही इमारत की लॉबी का मंजर था, जहां इस वक्त ऊंचे चबूतरे पर 4 अफराद मौजूद थे। सारा को अपना शौहर पहचानने में देर न लगी। ऑफिस के सियाह रंग की शीशों के बाहर रुकते हसल ने गहरा सांस लिया। इस यजीद को भी आज ही आना था, दिल ही दिल में कहा। वो जानता था अंदर बैठे अफराद उसे और साथ आए हुए उसके काबीना को देख सकते हैं। मिसबा समीद अपने मुहाफिजीन को बाहर रुकने का कहते हुए वो अंदर बढ़ा। सोफे पर गैर आरामदेह सा बैठा हुआ गुलजार खान बेइख्तियार ही खड़ा हुआ। हसल की हमदर्द निगाह उससे होते हुए सरबराही कुर्सी के नजदीक रखी हुई छोटी मेज तक गई थी। गोल्फ की ट्रॉफी को छेड़ते हुए मर्द ने दरवाजा खुलने की आवाज पर पीछे देखा। गंदमी माइल रंगत और हल्की सुनहरी आंखों वाला मेहमान मुस्कुराया। आज उठते साथ ही मैंने किसका मुंह देख लिया था, जो फिरोज मदानी मेरे दफ्तर तक चला आया। बाजू वाह करते हुए हसन हंसा। खुद का ही देखा होगा, वरना अपने खुद पसंदी के बीच तो कभी तुम्हारी रंगीन मिजाजी भी नहीं आई। आगे बढ़ते हुए वो हसन के गले मिला, बोली साफ और अंदाज मुतमईन, इतना अच्छा तो मुझे मरजान भी नहीं जानती जितना तुम जानते हो। अलग होते उसने फिरोज का हाथ दबाया। वो तुम्हें जानती ही कहाँ है। एक दूसरे को देखती गहरी और हल्की आंखों में एक जमाने की अदावत के कई किस्से थे। उनकी मुखालफत ऐसी गहरी थी कि राहें मिल भी जाती तो नुकसान दोनों का होता। चबूतरे पर मौजूद उन तमाम मर्दों के आगे माइक थे, जबकि एक का इस वक्त जेर इस्तेमाल था। HSK फार्मा का हमेशा एक ही मोटो रहा है, अर्ब फर्स्ट रेस्ट लेटर, और हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने कायदे से वफा निभाएं। कंपनी का तभी चीफ मोहम्मद अलवी सारे में निगाह दौड़ाते हुए गया हुआ। फिर ऐसा कैसे मुमकिन था कि हमारे नेकी से किसी को नुकसान होता और हम बाकियों का ना सोचते। HSK फार्मा बिलीव्स इन क्विक एंड एफिशिएंट रेमेडी ऑफ योर इश्यूज, और इसी बुनियाद पर हमने क्लिनिकल ट्रायल के दोबारा इनकाद का फैसला लिया है, मगर एक नए तरीके के साथ। चेहरा घुमाते गिनती के बालों पर हाथ फेरते हुए मोहम्मद अलवी ने अपने साथियों को देखा। मेज के आखिरी सिरे पर बैठे हुए सफ़ेद कॉलर शर्ट वाला रुबैद इशारा जानकर भी अनजान बना रहा। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है। खून के रिश्तों की मौत का दर्द मैं समझ सकता हूँ, और वो भी जब वो बेकसूर मारे जाएं। सिया शलवार कमीज वाला गुलजार खान खामोशी से सर झुकाए था। उसका जहन अब तक बेटी की मौत को तस्लीम करने से मुनक्किर था। साथ बैठे साबका MPA ने गुलजार को दिलासा दिया, तुम्हारी हमदर्दी भी तुम जैसी अनोखी ही है सामियान। दुनिया भर के सामने तुमने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन जिसका नुकसान किया उसे अपना एतराफ बताना जरूरी ही नहीं समझा। सिंगल सीटर पर मौजूद फिरोज ने अफसोस से गर्दन दाएं बाएं हिलाई थी। चाय का कप उठाते वो खाने के लिए बिस्किट मुंतखब करता रहा। वो तो अगर दस्ते शिफा खान साहब से राब्ता ना करता तो बेचारे असलियत से महरूम रह जाते। क्रीम शलवार पर सुरमई वेस्ट कोट वाला सियासतदान 30 के आखिरी सालों में था। हसल बमुश्किल मुस्कुराया, क्योंकि सामने बैठे ऊंची मसनद वाले को धक्का देकर निकालना उसके बस में ना था। मैं तुम्हारा और तुम्हारे इदारे का मशकूर हूँ फिरोज। अच्छा हुआ तुम इन्हें ले आए। अब दुनिया भर के सामने इनकी शहीद बेटी को इसका मोअज़्ज़िज़ मुकाम मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। कब से खामोश बैठा हुआ तीसरा शख्स जब बोला, उसकी आवाज़ खुरदुरी और लहजा गुस्सेल था। हसल कमाल जब्त से जमा रहा। टोल प्लाजा से निकलते उसकी गाड़ी अब सड़क पर रवा थी। सारा के हाथ में फ़ोन था, जबकि बरीरा सीट पर से झांक रही थी। मुझे काफ़ी फ़ख्र है हमारे मुल्क के कुछ ज़रख़रीज़ दिमागों पर, जिनके पास हम तरक्की तसल्ली की राह पर मुस्तकिल रवा हैं। HSK फार्मा के इस जुर्रातमंदाना अक़दाम पर जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खून और दिल से मुतालिक मसाइल से निपटने वाले लोगों के लिए बेस टेस्टिंग का मरहला एक मरतब किया है। सफ़ेद कोट में वो पक्की उम्र का तबीब था। रुबैद जुजाज अब भी गर्दन झुकाए हुए आगे रखे हुए माइक को टटोल रहा था। ये भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सारा प्रोजेक्ट तो इनका है, और ये मोटी तोंद वाले मर्द पटर पटर कंपनी की तारीफ कर रहे हैं। महल का उकताया हुआ शिकवा आया था। हैरत तो सारा को भी कम न हुई थी। रुबैद जुजाज बेखौफी की हद तक पुरएतमाद था। वो खुद की जहानत पर मगरूर था और तारीफ का मुख्तसिर से मुख्तसिर लम्हा भी न छोड़ता था। ये आदमी जो खामोशी से अपने एहसास पर दूसरे को तारीफ वसूल करता देख रहा था, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो आदमी नहीं जिसे सारा सुलेमान ने वफा निभाई थी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ गुलजार साहब, क्योंकि जब मैं यतीम हुआ था तो कुछ ऐसी ही ख्वाहिश थी। सुनहरी दाढ़ी वाला मर्द बिफरा था। आप मुतमईन रहें, आपकी बेटी को उसकी कुर्बानी का मुकम्मल हक मिलेगा। इस वक्त आप जहनी दबाव में हैं, शायद मेरी बात ना समझें। आपकी सेहत याबी और कफालत का मुकम्मल इंतजाम आपकी बेटी को मिलने वाले वजीफे में शामिल है।
हरीफ की सियासत से बेनियाज फिरोज चाय के साथ साथ उसके ऑफिस का जायजा लेता रहा। नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, आप मेरे साथ चलें, वो आपकी बेटी ही के नाम है। सिया अज्जा वाले हजल सामियान ने जेब से फोन निकाला। मिसबा को पैगाम भेजते हुए उसे फिरोज की नजरें महसूस हुई तो भय में उठ गई। जवाबन गंदमी रंगत वाला मर्द बस मुस्कुराया। हजल के लिए इस सामाजिक कारकन की मुस्कुराहटें भी बेएतबार थीं। हमारा रुबे जुजा से सवाल है, किसी सहाफ़ी ने मुखातिब किया तो वह बेइख्तियार ही घबराया। मेज पर बैठे बकिया अफराद को देखा जिनमें से सब ही उसकी जानी मतवज़्ज़ा थे। थूक निगलते वो आगे हुआ और उथल पुथल होती हुई धड़कन को नज़रअंदाज किया। क्या दवा बनाने के दौरान आपकी टीम ने उसे कल भी अमराज में मुब्तला लोगों पर जांच पड़ताल नहीं की थी, जबकि अथॉरिटीज़ और असूल के मुताबिक किसी भी दवा के क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा मरहला मरीजों पर ही किया जाता है। अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब भी उसे उसी जबान में देना था। कोताहियाँ इंसान से ही होती हैं, जिसकी भरपाई की खातिर हम अपनी 3 साल की मेहनत के बाद पॉइंट 1 पर खड़े हैं। ऐनक के पार आंखें सख्त हुई। आपकी दवा रीजेनिक्स 100% बहाल के दावेदार है। क्या इस 100% में कल भी अमराज की अकलियत नहीं आती? वो सहाफ़ी बजिद हुई। मैं अपना जवाब दे चुका हूँ, अगर आप दोबारा सुनना चाहती हैं तो प्रोग्राम की नशरियात में सुन लीजिएगा। माइक बंद करते हुए दोबारा अपनी पिछली अंदाज में बैठ गया था। साथ मौजूद बकिया अफराद भी हैरान रह गए। 6 मंगोइयाँ बुलंद हुई थी और अब की बार कैमरे का हर मंजर उसी आदमी के चेहरे पर आया था। रुबैद के चेहरे के तासुरात बेइख्तियारी तब्दील हुए। घिन खाते उसने रुख फेर लिया। ये भाई की आवाज़ को क्या हुआ है? बरीरा ने मुखातिब किया। भारी होती थी, मगर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे गले में गटका फंसा हो। दोनों बहन भाई हंसे थे। सारा की घुरी पर वो फौरन चुप हुए। गले का इन्फेक्शन हुआ है उसको। कभी खुद से निकलकर भाई का भी पूछ लिया करो कि किस चीज़ की दवा खा रहे हैं। ये बैठे बैठाए इन्फेक्शन कैसा हो गया? और खाओ बीवी के हाथ के एक्सपेरिमेंट। सारा के आते थप्पड़ पर महिल ने बाजू पहले ही दूर किया था। बगैर मास्क के लैब में काम कर रहा था। ये चेहरे पर निशान भी उसी वजह से आए हैं। भाभी को शदीद हद तक। मेरा वाला अलग है, बीमारी है, महिल ने चोट की। जबकि डॉक्टर भी कहते हैं बीबी तुम्हारे वाला तो सबसे खराब है, बरीरा ने इजाफा किया। कम अज कम अलग तो है ना। वो दोनों भाई बहन अब अपनी बातों पर ही महसूस हो रहे थे, जबकि सारा अब दोनों को लताड़ रही थी। आगा मीना खामोश रही। मिसबाह और गार्ड के मुहित में बाहर जाते गुलजार को हजल के ही हुक्म पर लॉबी में ले जाया जा रहा था। उनके पीछे चलते हजल और फिरोज के अपने जाती मुहाफिज थे। सुनने में आया है कि नए आने वाली हुकूमत सालों से लटके समाजी केसेस का फैसला जल्द सुनाने पर जोर दे रही है। क्या इरादे हैं फिर तुम्हारे? तुम्हें रंग वाले मर्द की बात पर फिरोज तंजिया मुस्कुराया। इरादे तो नेक हैं, एक बार सर्च वारंट मिल जाने दो, सबसे पहले तुम्हारे खिदमत में ही हाजिर होऊंगा। कितनी FIR कटवाओगे मदानी, और कितने केस करोगे मेरे इदारे पर? 4 साल पहले भी तुम्हारे कोर्ट केस और अपील दोनों ने हमें बाइज्जत बरी किया था। मुझसे हारने की लत लग चुकी है क्या? तुम्हारी रस्सी दराज है, इसका यह मतलब तो नहीं कि कभी कसी नहीं जाएगी। हजल ने तासुब से साथ चलते 2-3 इंच ऊंचे मर्द को देखा। मेरे बजाय अगर तुम किसी औरत के पीछे जाते तो आज 2 बच्चों के बाप होते। तुम्हें रास्ते से हटा दिया तो समझूंगा कौम का बाप बन चुका हूँ। पुल पर आते दोनों कुछ देर के लिए चुप रहे। तुम्हारी बहन कैसी है? फिरोज मदानी का अगला कदम हवा में ही साकित हो गया था। अपनी बात कहते हजल आगे बढ़ गया, जबकि वह अपने बंदों समेत बदले का मुजस्मा बना रहा था। उसका जिक्र यहाँ गैर जरूरी है। मुझे तो नहीं लगता जिस शख्स की वजह से तुम मेरे जाती दुश्मन बने हो उसका जिक्र कैसे गैर जरूरी हुआ। हालांकि उसकी हालत में मेरा कोई लेन देन नहीं, तब तो मैं खुद बच्चा था। उसकी ना सही, मेहताब की हालत में तो हो ना। वो जो बेनियाजी से अपनी सफाई दे रहा था बोलते बोलते ठहरा, फिर कुछ मुस्कुराकर मसरूर हुआ था। माजी का ये बाब उसका पसंदीदा था। मेहताब कैसी है? जिंदा है, व्हील चेयर पर होती है। तुम कभी आए नहीं उससे मिलने? अपनी फूफी जात की आफियत बताते हुए वो दोबारा कंधे से कंधा मिलाए हुए थे। तुमसे पहले मेरी हरीफ वो थी और मैं पुराने दुश्मनों की आयादत पर नहीं जाता। तुम्हारी बारी पर मैं ये असूल याद रखूंगा। कंधा थपथपाते हुए अधेर उम्र मर्द आगे निकल गया था। वसाइल और रख रखाव में फिरोज हजल को मात देता था, जबकि शोहरत और रुतबे में हजल से मात खाता था। हजल सामियान कहाँ है? ये नारा कहीं पीछे से आया था। नौजवान नस्ल का एक खासा कसीर गिरोह निचली मंजिल पर जमा था। हजल सामियान को बुलाओ। हॉल में अफरा तफरी मच गई थी। वो जिसके लिए आए थे उसे देखने की चाह में सब्र इख्तिताम हुआ। हजल सामियान, हजल सामियान, हजल सामियान। नौजवान नस्ल या हजल की जबान में खाकिन ने लोबी सर पर उठा ली।
नागवारी और नापसंदीदगी से उन्हें देखते हुए अफराद में ज़्यादातर पिछली नस्ल के आखिरी पीस थे। ऐसे शोर मचाओगे तो हसल सामियान कब्र से भी उठकर आ जाएगा। दूर से चलकर आते हुए उसने अपने कदरदानों को हाथ हिलाया। उनके नारे बुलंद हुए मगर शिकवे की जगह सुरूर सुरूर ही गूंजा। हाथ उठाकर उन्हें थमने का इशारा करते बहरी सब्ज कोट वाला मर्द चबूतरे के जीनों तक आया। मेरे बुलाने पर तुम सब चले आते हो, ये ना हो एक दिन मैं बुलाऊं और कोई भी ना आए। माइक थामते हुए मेज की पुष्ट से जोड़ते हुए वो मस्नूई उदासी से बोला था। चबूतरे के बकिया अफराद उसके आते ही गैर जरूरी हो गए। ऐसा तो कयामत का दिन भी ना होगा। ये बात एहसास बरतरी में मुब्तला आदमी के दिल पर लगी। हाथ बढ़ाते हुए उसने गुलजार खान को बुलंदी पर आने की दावत दी। सुनहरी दाढ़ी वाले मर्द को पहचानते लॉबी में सुकून छा गया था। हसन ने खुद से लंबे तरंगे आदमी का शाना थपथपाया। ये वो मर्द है जिसकी बेटी अपना हुमा का परिंदा लेकर पैदा हुई। इंसानियत की एक अजीम सफ में महागुलजार का नाम याद रखा जाएगा। आज उसी लड़की की बदौलत और ना जाने कितने जान बहक होने से महफूज हुए हैं। जोश से कहते हुए हजल ने तोसीफी तालियां बजाईं। देखा देखी में झुके हुए कंधों वाले मर्द के लिए सबने खड़े होकर तालियां पीटी। हिस्न में गोताजंद शख्स को उनसे कुछ सरोकार ना था। वो तो भीड़ में चेहरा घुमाते हुए अपना मोहसिन तलाशने लगा। मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि महा जैसी लड़की हुकूमती एजाज के मुस्तहक ज़रूर है और वक्त की गर्द में लिपेटते हमें इसे हरगिज़ नहीं भुलाना चाहिए। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अब से शहीद तुलबा महा गुलजार के खानदान की कफालत HSK फार्मा के नाम। मोबाइल से देखती हुई सारा हजल को देखते जो बदमजा हुई थी। उस ऐलान पर तो बाकायदा सर पीटने का दिल चाहा था। कैसे सब अंधे पैरोकार थे जो उसकी बिसात पर उसी की चाल के मुताबिक अब तालियां पीट रहे थे। क्या आदमी है। चलती गाड़ी में सबने ताजुब से तजिया कार को देखा। खिड़की से सर टिका हुए मीना की निगाहें सारा के फोन पर थीं जबकि लब मुतासिर हुए मुस्कुरा रहे थे। नसीब हो तो इस जैसा। महिल और सारा के माबेन खामोश नजरों का तबादला हुआ। किसी ने भी कुछ ना बोला और हजल की तकरीर अब आगे बढ़ गई। ये डॉक्टर हमजा शजात, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड करंटली द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड डॉक्टर फॉर आर ब्लड बैच, जो साहब 25 सालों से तब की इस फील्ड से वाबस्ता है। उसने हाथ बढ़ाते हुए गहरी रंगत और सफ़ेद कोट वाले मर्द की जानिब इशारा किया। ये मिसिस जफरहाना बालाज, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर NHSCR की जानिब से अपॉइंट शुदा इस प्रोग्राम की मॉनिटर। बीच में बैठी अधेड़ उम्र औरत मुस्कुराई। और ये मिस्टर रुबैद जुजाज, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मेडिकल केमिस्ट। रुबैद का तारुफ देते हुए वो एन चबूतरे के दरमियान में आया था। गाड़ी में बैठे ताजदर के मकीन निशिस्त पर उछले। रुबैद तो इस इदारे के पीछे का जहन था और रीजेनिक्स के लिए भर्ती करदा मखसूस टीम का अफसर अली। फिर हजल ने उससे उसका एजाज कैसे छीन लिया। अपने ही घर वाले के साथ होती ज्यादती पर वो बेयकीन रह गई थी। ज्यादती वो भी रुबैद जुजाज जैसे निडर के खिलाफ। यह क़यामत की निशानी थी क्या। नुसरत शहीर हेल्थ केयर के साथ कोलैबोरेशन में हमने 3 हफ्ते का ऑन रिसर्च सेंटर ट्रायल शुरू किया है। अगर किसी के मज़ीद सवालात हैं तो वो इनसे पूछ सकता है। स्टेज से उतरते एक झुंड उससे सवाली था। बाकिया की तवज्जो अफराद पर। एबटाबाद शहर दाखिल होते हल्की फुल्की बारिश ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फ़ोन बंद करते बाकियों का तो इल्म नहीं, मगर सारा बिनते सलमान के मौक़ ज़हन में एक नया सोसा जड़ पकड़ रहा था। जी तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट और फिर से हजल ने अपनी बात सबसे मनवा ही ली। तो देखते हैं सारा क्या करती है अब। और हजल मरजान से अपनी ही खाला को डोज दिलवा रहा है हैवी, जिससे पूरी फार्मा कंपनी उसकी हो जाए शायद इसलिए। और अरजानदार का तो इतना कुछ दिखाया नहीं था, लेकिन ज़ोएब, हाँ ज़ोएब से मुझे ना अच्छी वाइब नहीं आ रही। मतलब इतनी बात मानता है वो हजल की और फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। नौकर भी उसे सुना के चले जाते हैं। तो क्या पता, हो सकता है एक दिन वो खुद ही हजल के सामने खड़ा हो जाए या फिर वो उसे धोखा दे हजल को। तो क्योंकि उससे कभी अच्छी वाइब नहीं आती मुझे। जितना सीधा वो रहता है तो मुझे सीधे लोगों पे सबसे ज़्यादा शक होता है कि इतना चुप क्यों बैठा है ये। और अब ये भी मतलब उसके साथ अच्छा हो नहीं रहा, तो मुझे लगता है कि हाँ शायद वो कुछ करेगा आगे, हो सकता है। और अब जो चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया था इसमें, तो वो भी मुझे ज़ोए भी लगा था, सारी पर्सनैलिटी वही थी। और तीनों चैप्टर के स्टार्ट में कोई ना कोई मर रहा होता है। तो फर्स्ट वाले का तो मुझे शायद रुबैद होगा या फिर हजल, मालूम नहीं। लेकिन सेकंड में मुझे महिल की वाइफ का क्या नाम था याद नहीं आ रहा, जो थी वो है। और सेकंड चैप्टर में मुझे वही लगी थी। और थर्ड में अब ज़ोएब है, जो तो काफ़ी हद तक मुझे साफ ही राइटर ने लिखा है उसकी पर्सनैलिटी को। तो ये तीनों ही मरने वाले हैं।
تو شاید ہو سکتا ہے کہ جو بلڈنگ دکھاتے ہیں وہ HS کے ہی ہوں، کیونکہ فرسٹ ایپیسوڈ میں جو دکھایا تھا وہ لیب توڑ رہا تھا، تو شاید روبید ہو سکتا ہے زیادہ حد تک، اور سیکنڈ میں تو وہ کوئی چلا رہی تھی کچھ کاغذ وغیرہ جو HS کے ہی تھے، اس پہ بھی لکھا ہوا، اور اب یہ تھرڈ میں اس کے ہاتھ میں گلوز تھے HS کے، لیکن یہی پہنتا ہے، اور لیکن یہ سب کچھ صاف کر رہا تھا، جھاڑو لگا رہا تھا مرنے سے پہلے، لیکن یہ تینوں ہی مرنے والے تھے، تو پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید اینڈ میں سارے ہی ٹپک جائیں، دیکھتے ہیں چلو پھر۔ اور باقی میں بھول جاتی ہوں، پتہ نہیں، پھر مجھے نیکسٹ چیپٹر میں جا کے یاد آتا ہے کہ ہاں یہ بھی تھا، تو دیکھتے ہیں اب نیکسٹ چیپٹر میں کیا، نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا یاد آئے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔